नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक्सिस आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश पीसीएस में कुछ संभावित चेंजेस हो रहे हैं। पिछले 11 महीने पहले भी हुए थे। मेंस में बदलाव हुआ था, ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया था और वर्तमान में भी इंटरव्यू में कुछ संशोधन को लेकर के बात चल रही है और संभवतः 2023 के इंटरव्यू में वो देखने को भी मिलेगा। दूसरा, 2024 की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एक न्यूज है कि अगर मार्च महीने में प्रीलिम्स होता है तो 2 महीने पहले हो जाएगा। अभी तक मई या यूपीएससी के बाद होता था। जब यूपीएससी का प्रीलिम्स हो जाता था देन उसके बाद होता था कि मार्च महीने में होगा नहीं होगा, है ना, क्या उसके नॉर्म्स होंगे, उन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम जो हाईलाइट देखने जा रहे हैं उसमें क्या है, इसमें सीधा सीधा सी लिखा है मेंस से लेकर इंटरव्यू तक नहीं रह गया विषय का महत्व। ओके, विषय का महत्व नहीं रह गया। यानी आपने देखा था 11 महीने पहले मेंस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चलता था उसको हटा दिया गया और उसकी जगह पर 2, 5 और 6 जीएस के पेपर रख दिए गए और उन जीएस के पेपर में जो विषय वस्तु है वो उत्तर प्रदेश के जो भी इतिहास, कल्चर, सभ्यता, वास्तुकला, ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे, उसकी सोशल स्ट्रक्चर, संगीत, लोक नृत्य, भाषा, साहित्य, इन सब से मिलती जुलती है। तो कुल मिलाकर के अभी हाल फिलहाल में यूपी पीएससी में कुछ 10, 12, 15 जो अन्य स्टेट के आयोग हैं उनके अध्यक्षों को लेकर, उनके सदस्यों लेकर के एक प्रकार का सम्मेलन किया गया था और उस सम्मेलन में जो भावी सिविल सेवक तैयार करने हैं स्टेट को, तो उसमें ये कहा गया है कि हम ऐसे सिविल सेवक नहीं जो रटे रटाए या सब्जेक्ट में कोई टॉपर हो, ऐसे सिविल सेवक हमें बनाना है जो कि आने वाली सामाजिक आर्थिक जो भी समस्याएं हैं, है ना, जो भी दिक्कतों का सामना, जो भाई आज की दिक्कतें और आज के 20 साल पहले की दिक्कतों में जमीन आसमान का अंतर है ना। वर्तमान में हमें जो पुलिस चाहिए वो दौड़ने भागने वाली नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास साधन है। तो पुलिस हमें कैसे चाहिए, माइंड से तेज चाहिए, है ना, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छा करना जानती हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन चीजों का इस्तेमाल करना, यानी टेक्नोलॉजी से मेल जोल रखने वाली होनी चाहिए। तो उसी तरह यूपीएससी ने क्या किया, एक प्रकार से मेंस में एक बदलाव किया 11 महीने पहले। अब वर्तमान में इंटरव्यू में बदलाव की तैयारी है। जैसे मान लिया आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू में ज्यादातर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो हो सकता है हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिए जाए, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो जनरली फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको जवाब देना होता है। अब दिक्कत ये आती है कि मान लिया जो रट के गया है उसका तो अच्छा हो जाएगा और जिसको रटना नहीं आता, जिसको समझना आता है टॉपिक को, है ना, उसके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब भाई देखो, दो तरह से होगा। एक तो वो विद्यार्थी होंगे जो सारी किताबों को रट बैठे होंगे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक, उन्हीं से काम चलाते होंगे। ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं। कुछ ऐसे होंगे जो सब्जेक्ट सिनेरियो को समझते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, दिन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो दो तरह के विद्यार्थी हैं। तो अब इंटरव्यू में क्या होगा, एथिकल विषय को लेकर के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावना बनेगी। दूसरा, आयोग के जो सदस्य अन्य लोग हैं उनको भी कुछ कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। भाई आयोग पर आए दिन कुछ ना कुछ टिप्पणियां होती ही रहती हैं। अब देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इंटरव्यू तकनीक में बदलाव की नींव 10 माह पहले रखी थी। ओके, इस वर्ष पीसीएस मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय हटाए जाने का निर्णय लिया था। इस बदलाव के बाद अब पीसीएस मुख्य परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक विषय का महत्व नहीं रह गया है। अब देखो, जो 2022 का मेंस हुआ था, ठीक है, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट था। जब इंटरव्यू हुए, साक्षात्कार हुआ, है ना, तो उसमें भी विषय से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि नहीं, क्वेश्चन सारे पूछे गए थे। अब क्या कर रहा है कि 2000 मुख्य परीक्षा में 5 विषय हटाए गए थे, है ना, मतलब अरबी, फारसी, कृषि वगैरह इनके विषय को शामिल कर दिया गया। फरवरी 23 में पीसीएस मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों की अनिवार्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, है ना, ये भी कर दिया गया। अब कौन कौन से विषय जोड़े गए उनके आधार पर दिया गया है। दूसरा, कि अब क्या कर रहा है कि जैसे इंटरव्यू तकनीक में बदलाव की वकालत करते हुए विशेषज्ञों आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि अभ्यर्थी तो परीक्षा उत्तीर्ण करके इंटरव्यू तक पहुंचा है। देखो सिंपल सी बात है, जो इंटरव्यू तक पहुंचेगा
है ना? तो उसने प्री क्लियर किया होगा, मेंस क्लियर किया होगा, तो उसका नॉलेज पक्ष तो ठीक ठाक होगा, है ना? और जिनका उत्तीर्ण नहीं हुआ उनका भी नॉलेज पक्ष ठीक ठाक होता है, लेकिन इंटरव्यू में आपसे क्या डिमांड की जानी चाहिए? मतलब आपका साक्षात्कार आपको जानना होता है। और अब आपसे प्रस्तावना पूछ ली तो इससे आपके विषय में जानने को क्या मिला? आपसे अगर क्वेश्चन पूछता कि आप फला जगह पर एसडीएम है, वहां पर सांप्रदायिक दंगों का माहौल चल रहा है ना? उन सांप्रदायिक दंगों से दोनों समुदायों को दिक्कत हो रही है, और कुछ लोग हैं उस समुदाय के जो चाहते हैं इन दंगों का समाप्त किया जाए, और कुछ ऐसे लोग हैं जो दंगों को भड़काने में पार्टिसिपेशन करते हैं, है ना? आप वहां एसडीएम या बतौर कलेक्टर या एमएलए एमएलसी बन करके गए हैं, आप उन जगहों पर कैसे लोगों को समझाएंगे, कैसे क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, इस तरह के क्वेश्चन से आपकी जो स्किल्स हैं वो पता चलती हैं। आपसे पूछ लिया गया प्रस्तावना बताओ, तो प्रस्तावना में क्या है? आपने रटी रटाई वही जवाब रख दिया, आपसे आर्टिकल पूछे गए आपने सीधे बता दिया। लेकिन आपसे मुद्दों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई रसिया इजराइल का युद्ध हो रहा है, ठीक है? अब रसिया इजराइल में कौन सही कौन गलत, ये तो बात का विषय है, लेकिन क्या युद्ध आज के लिए, आज की दुनिया के लिए युद्ध इंपॉर्टेंट है ना? क्या हमें बातचीत के जरिए चीजों को सुलझाना नहीं चाहिए, और अंतिम विकल्प के तौर पर हमको युद्ध रखना चाहिए? तो आपका ओपिनियन क्या है? तो ओपिनियन बेस्ड को जो आंसर क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है? तो वहां पर आपको अगर सब्जेक्ट की समझ है तो भी आप आंसर दे सकते हो। और जब विषयात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री से आपने मुगल दरबार के बारे में पूछ लिया, आपसे मनसबदारी व्यवस्था के लिए पूछ लिया, आपसे अन्य किसी व्यवस्थाओं के बारे में पूछ लिया, तो अगर आपको आता है तो आपने बता दिया, और नहीं आता तो आप फंस गए। लेकिन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नहीं, हाँ, उस समय जो मनसबदारी व्यवस्था चलती थी उसकी क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको अपना एफर्ट डालने का मौका भी मिल जाता है। तो इस तरह से चीजों में बदलाव होना चाहिए। ओके, तो मेरा ये मानना है, चाहे प्रीलिम्स, अब प्रीलिम्स की बात करें, ठीक है? प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट होता है 150 क्वेश्चन 200 नंबर के, उसके बाद जीएस सेकंड पेपर होता है ना? 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें जनरली हिस्ट्री, सॉरी, मैथ, रीजनिंग, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके अलावा हिंदी, सामान्य हिंदी के, यानी कि 4-5 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपको 33 अगर क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको पास हुआ मान लिया जाता है। अब बात आती है जीएस फर्स्ट पेपर की। अब जीएस फर्स्ट पेपर में क्या होता है? आपको इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकी एंड गवर्नेंस, आईआर से कुछ मुद्दे, साइंस एंड टेक, पर्यावरण एवं जैव विविधता, है ना, और करंट अफेयर्स के इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लगभग अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, भूगोल में करीब 25 से 30 क्वेश्चन, है ना? और इनके एग्रीकल्चर वाला पोर्शन, इकोनॉमी, पॉलिटी वगैरह, इन्वायरमेंट का मिला दो तो करीब 45 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पहुंच जाते हैं। तो इस तरह मिलाकर के 150 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब 150 क्वेश्चन में अगर आपने 100 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन के जवाब अच्छे दे दिए, सही दे दिए, तो आपका प्रीलिम्स हो जाता है। देन आपको मेंस परफॉर्म करने का मौका मिलता है। और प्रीलिम्स इतना आसान नहीं है, ठीक है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 250-300 वैकेंसी होती है ज्यादातर, है ना? बहुत हुआ तो 300-350, और फॉर्म डालने वाले होते हैं 5 से 10 लाख लोग, है ना? जिसमें अगर 10 लाख लोगों ने फॉर्म डाला तो लगभग 5 लाख लोग तो फॉर्म पेपर देने जाएंगे, है ना? तो एक एक सीट पर लगभग मान के चलो 2-2, 4-4 हजार, 5-5 हजार लोगों का अपना दावेदारी होती है। ओके, तो यहाँ पर प्रीलिम्स में निकालना आसान नहीं है, एक एक आधे आधे नंबर से आपका प्रीलिम्स रुक जाता है। इवन सी सेट सेकेंड पेपर जो हमारा 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी वजह से भी हमारा प्रीलिम्स रुक जाता है। तो हमें जब तैयारी करनी चाहिए तो तैयारी में प्राथमिकता उन बेसिक बुक्स को देनी चाहिए जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है। डिमांड का मतलब जहां पर कंक्रीट नॉलेज है। जैसे हर आयोग, हर विशेषज्ञ, हर वो चाहता है कि नहीं, अगर क्वेश्चन पेपर सेट हो तो एनसीईआरटी को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि जनरली ज्यादातर यही लोग पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी का जो बेसिक पोर्शन है, खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट वगैरह का, उसे आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। अगर इन चीजों से आप नहीं तैयारी कर रहे हो तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कोई इफ बट नहीं है भाई, चीजों को आप रट लोगे, मान लिया आपने स्पेक्ट्रम से रट ली, है ना, अन्य किताबों से रट ली, लेकिन जब मेंस की बारी आएगी तो मेंस में लिखोगे कहाँ से, मटेरियल कहाँ से लाओगे? और मेंस में आपको 6 पेपर लिखने हैं,
जीएस के 6 पेपर लिखने हैं, एक सामान्य हिंदी का पेपर लिखना है, सामान्य हिंदी, और एक एसी का पेपर लिखना है, ईडब्ल्यूएस एवाई, एसी का पेपर लिखना है। ये 150 नंबरों का होगा, ये भी 150, 300 नंबर को ये होंगे, बाकी 1200 नंबर के ये होंगे, दो 6 पेपर, दो 200 नंबर के। तो कुल मिलाकर के जो 1500 नंबर का मेंस होगा, ठीक है, 1500 नंबर का आपका मेंस होता है। ये 1500 नंबर का जो मेंस होता है, इसके लिए आप सब्जेक्ट कहाँ से लाओगे? अगर आपने रट करके प्रीलिम्स पास कर लिया है, तो आपका फोकस सिर्फ प्रीलिम्स पास करने पर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए कि आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इनकी तैयारी एक साथ करना स्टार्ट करें। ओके, तभी आपका दोनों जगह पर काम हो पाएगा। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा प्रीलिम्स पास हो गया, फिर मेंस के लिए आपको फिर से तैयारी करनी है, फिर लटके रह जाओगे। तो कोई भी समस्या ना आने पाए, इसके लिए आपको क्या करना है? आपको पहले से प्रिपेयर होना है। जैसे मैं क्या करता हूं, जैसे मैं स्टूडेंट को जब गाइड करता हूं, मेरे पास जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं, तो उनमें मैं कोशिश करता हूं कि उनका एक 3 महीने के अंदर एनसीईआरटी बैच को खत्म कराऊं। अब देखो, ऑफलाइन में पढ़ाना और ऑनलाइन में पढ़ाना, दोनों में थोड़ा सा अलग अलग विषय हो जाता है। क्यों? अब ऑनलाइन में आपको रोज क्लासेस में नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? उसका रीजन है कि कभी कभी कनेक्टिविटी गड़बड़ कर जाती है, कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, कभी, है ना, अभी मेरे पास जो है पीडीएफ बनाने वाला नहीं है ना, तो इन चीजों को मटेरियल तैयार नहीं हो पाता। मटेरियल मेरे अंदर है ना, उसको अगर मैं मौखिक रूप से आपको बताऊंगा तो आपको समझ में कम आएगा, जब तक मैं चार्ट या उन चीजों को लेकर के आगे ना बढ़ूं। और दूसरा, चैनल भी ग्रो नहीं करेगा। तो ऑफलाइन में मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को चार्ट, है ना, और बेसिक कहानियां, जो जैसे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, इन सारी चीजों की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो आपको कहानियों से रिलेट करता है। और जैसे लोकतंत्र के लिए आपको नेपाल की कहानी बता दी, है ना, आंदोलन के लिए आपको नेपाल, बोलीविया, है ना, इन जगहों की, पोलैंड, इन जगह हंगरी, इन जगहों की कहानी बताने से आपको क्या होता है? आपके दिमाग में एक माइंडसेट बनता है, और वो माइंडसेट आपका मेंस में काम करता है, आपका प्रीलिम्स में काम करता है, सब्जेक्ट को पकड़ने में वो माइंडसेट आपका काम करता है। तो इसीलिए जब भी तैयारी करें, कोई एक बट नहीं, आप घर में बैठ के तैयारी करें। कुछ चीजों को आपको देखो, कहने वाले हजार तरह के लोग होंगे, ओके, बताने वाले भी हजार तरह के लोग होंगे कि नहीं यार, आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, आपका ये नहीं हुआ, आपका वो नहीं हुआ, तो आप कैसे में तैयारी कर पाएंगे? तो देखो, कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों अंतर होता है। भाई, आप तैयारी करते हैं, आपको पता है कि क्या दिक्कतें सामने आती हैं, कैसे क्या फेस करने पड़ते हैं। जैसे मान लिया आप किसी शहर में रह करके तैयारी करते हैं, तो शहर में रहकर तैयारी, आप कमरे में अकेले रहते हैं, कमरे में अकेले रहते हैं, खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना, आपके पास विशेष कोई काम नहीं होता है, ना घर की रोज रोज की झिकझिक, ना स्ट्रेस होती है, ना आपको चीजें पता चलती हैं, क्योंकि फोन से एक सीमित बातचीत होती है, तो आपको चीजें पता नहीं लग पाती। लेकिन आप जब घर पर तैयारी करते हैं, तो आपको दैनिक कुछ ना कुछ चीजें परेशान करेंगी। कभी घर में कोई किसी चीज को लेकर के, किसी कमी को लेकर के बातचीत होगी, कभी कुछ, कभी चार रिश्तेदार आएंगे, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा। तो इस तरह से क्या होगा? आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, और जब डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो सिंपल सी बात है, आपकी पढ़ाई पे प्रेशर आएगा। तो आप अगर आसपास में आपका कहीं कमरा किराए पर है, तो 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, साल भर, या जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप वहां रुक के तैयारी कर सकते हैं। और करोगे तभी होगा, करोगे नहीं तो कैसे होगा? तो कोशिश अपनी करनी चाहिए। जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, या एज के उस बाउंडेशन पे पड़े हैं, या जो 5-6 अटेम्प्ट दे चुके हैं, सक्सेस हाथ नहीं मिली है, तो उनके लिए मैं सिंपल सी बात यही बताना चाहूंगा कि तैयारी अगर कर सकते हो, मार्च में पेपर है, मान लिया मार्च में अगर होता है, 25, 26 या 27 मार्च को एग्जाम अगर होता है, ठीक है, वैसे चांसेस कम है क्योंकि अभी फॉर्म नहीं आया है, और एग्जाम होने के लगभग 1 महीने की तो बीच में गैप होना ही चाहिए। भाई, जनवरी में फॉर्म आएगा, फिर फरवरी, मार्च, मार्च में पेपर हो जाएगा। तो ये चांसेस कम है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन भी घोषित हो जाएंगे शायद जनवरी या फरवरी में घोषित हो जाएंगे, मई जून में उधर इलेक्शन कराना है। तो हो सकता है कि एग्जाम मार्च में ही हो जाए, या हो सकता है मार्च की टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जितना भी बेसिक है, जो आपने अभी तक नहीं किया है, एनसीईआरटी उठाइए, बेसिक कवर करिए। उसके बाद लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर 5-6 सालों के उठाइए। 5-6 सालों के क्वेश्चन पेपर उठाने से आपको क्या होगा? आपको चीजों का एक आइडिया हो जाएगा, मोटा मोटा, है ना, कि क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे सही करने हैं। किन चीजों को फोकस बना करके क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको 150 के 150 नहीं करने हैं। आपको करने कितने हैं? आपको करने हैं मात्र
120 से 125 130 क्वेश्चन तक ले जाने हैं, जिसमें आपको लगभग 95 100 यानी 120 125 नंबर आपके आने चाहिए। आपका आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा। प्रीलिम्स पास होने के बाद फिर 2-3 महीने बाद मेंस आ जाता है, तो मेंस की तैयारी करने का ये जो मिडिल पाथ है वो नहीं मिल पाता। उसकी तैयारी करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप पहले से अगर प्रिपेयर हो, है ना, आपकी राइटिंग स्किल्स में थोड़ी सी जान हो, क्योंकि 2-3 महीने में आप राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, थोड़ी सी जान हो। और कभी कभी आप प्रिपरेशन करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, सारे एफर्ट्स डाल देते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो वो भी कोई मुश्किल बात नहीं है। दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। हो सकता है आपने अच्छी तैयारी करी हो, है ना, आपने जो मेंस लिखा हो सकता है वो टीचर को पसंद ना आया हो, कुछ भी हो सकता है ना। लाइफ है पानी के बुलबुले टाइप की। आप घर से निकले, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप मर गए, ऐसा भी हो सकता है। या आपका बड़ा एक्सीडेंट हुआ, आपको खरोंच तक नहीं आई, ऐसा भी होता है। तो लाइफ अपने आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़े। हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वो सही थोड़ी हो, है ना, वो सही हो जो आपने अन्य लोगों के लिए अन्य लोगों ने सोचा हो। और थोड़ा आलोचनाओं से इनसे घबराए नहीं, डरे नहीं, है ना। और लाइफ में अगर कोई चेंज होता है तो उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि चेंज हमेशा बेहतर के लिए होता है। आई बात समझ में? तो ऐसे अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजें चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हट जाने से एक दिक्कत का समाप्त हुआ है, जो स्केलिंग वगैरह होती थी, तो स्केलिंग का काम खत्म हो गया है ना। और अब सबके लिए समान हो गया है भाई। जीएस के जितने अच्छे पेपर आप सब तैयार करेंगे, इसमें क्या होता था ना कि जो मानविकी की उसके साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनका आराम से हो जाता था, क्योंकि साइंस वगैरह में नंबर ठीक ठाक मिल जाते हैं, है ना। इतिहास में आप चाहे जितना भी लिखोगे इतने अच्छे नंबर नहीं मिलते थे। तो वो चीजों की आसानी आपको मिल गई, तो थोड़ा सा बदलाव हुआ, कुछ लोगों को नुकसान होगा, कुछ लोगों को फायदा होगा, तो इससे थोड़ा सा अंतर तो जरूर आएगा, है ना। इस बार मेंस जो हुआ है उसमें कुछ ना कुछ चैलेंज तो आया है ना। जिनका बड़े आराम से मेंस निकल रहा था उनके लिए भी चैलेंज आया है। तो चीजें बदली हैं, तो नुकसान तो कुछ का नुकसान होगा, कुछ का फायदा होगा। ओके। तो इन चीजों पे नहीं जाते हैं हम, जो कर सकते हैं वो करें। ओके। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? तो उन चीजों को करिए। जहां पर दिक्कत समस्या समाधान करने की बात आती है तो मैं बैठा हूँ आपके लिए। ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और चीजों को लाइटली लें। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। डीप में घुसना है तो आप अपने सिलेबस में घुसिए, अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में घुसिए। ओके। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस काम करो। ओके।